हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू भारद्वाज इंस्टीट्यूट कुरुक्षेत्र। प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर हम लेके आए हैं एक अलग से क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर का है। चलिए हम इसको करते हैं, सभी साथ में आइए मिलकर डिस्कस करते हैं। देखिए ये डेटेड है 5 नवंबर 2022। फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है, तो देखते हैं। Yes, dear students, pick out the part of the sentence which has an error. If there is no error, your answer is D. तो क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया है एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन। यदि आपके किसी पार्ट में एरर है तो वो पार्ट इंडिकेट करना है। यदि एरर नहीं है किसी भी पार्ट में तो आपका आंसर क्या होगा? डी। चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग टू पीसेस ऑफ मेटल टुगेदर इज नोन एज प्रेशर वेल्डिंग। देखिए क्या है, सिंपल टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है। तो देखिए हम इसमें ऑपरेट करते हैं सेंटेंस को। द सिंपलेस्ट मेथड ये सब्जेक्ट है यहां तक, ऑफ वेल्डिंग टू पीसेस ऑफ मेटल टुगेदर। यहां तक ये एक लंबा क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। इज नॉन एज प्रेशर वेल्डिंग। बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे एरर कोई नहीं है, तो आंसर आपका कहां पे जाता है? ऑप्शन नंबर डी पर। देखिए क्या है, द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग टू पीसेस ऑफ मेटल टुगेदर। जो सिंपल मेथड है वेल्डिंग का, दो पीस की धातु को जोड़ने का, उसको क्या कहते हैं हम? प्रेशर वेल्डिंग। इसमें कहीं भी एरर झलक नहीं रही है, और क्योंकि इसकी बिल्कुल सेंस एग्जैक्ट क्लियर आती है डियर स्टूडेंट्स, तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी। नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। प्रिय विद्यार्थियों, प्रेपोजिशन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए, और इस क्वेश्चन को हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन होता बड़ा आसान है। आसान उन्हीं के लिए होगा जिन्होंने पढ़ रखा है प्रेपोजिशन को। तो देखिए क्या है, सी सक्सीडेड, वह सफल हुई, डैश डिंट ऑफ प्रिजर्वेंस एंड हार्डवर्क। प्रिजर्वेंस एंड हार्डवर्क फॉर डिंट ऑफ, फ्रॉम डिंट ऑफ नो टू डिंट ऑफ नो। फॉर में भी इसका आंसर नहीं आ रहा है, सेंस बिल्कुल सही एक्सप्रेस नहीं हो पा रही है, तो आपका जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी सक्सीडेड, वो सफल हुई, किसके द्वारा? डिंट ऑफ प्रिजर्वेंस एंड हार्डवर्क, जो उसने बहुत ही कठिन मेहनत की थी, ठीक है, उसके द्वारा, के द्वारा के लिए आपका यहाँ पे क्या आएगा? बाई। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। द ओल्ड मैन इज लुकिंग फॉरवर्ड। जो वृद्ध व्यक्ति है वो आगे की देख रहे हैं, किस लिए? डैश द विजिट ऑफ विजिट्स ऑफ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। उसके जो पोते पोतियां हैं उनके पास जाने के लिए। जब जाना होता है तो हम उसके लिए प्रेपोजिशन टू यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? जैसे देखिए क्या है, राहुल इज गोइंग टू हिज ऑफिस। गॉट इट? तो यहां पे क्या आया? टू आया। सेम उसी तरह से क्या है, द ओल्ड मैन इज लुकिंग फॉरवर्ड डैश द विजिट ऑफ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। कहां पे जाना चाह रहा है? अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के पास। तो यहां पे क्या आएगी? प्रपोजिशन टू। तो करेक्ट आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। देखिए क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पे भी क्या है, आपका ब्लैंक को फिल करना है, ठीक है, और एक फ्रेज के साथ, द बैटल ऑफ वाटरलू वॉज वॉन डैश ऑफ एटोन।
तो जो वाटरलू का युद्ध है कहां पर जीता गया था? विद द प्ले फील्ड, नो, ऑन द प्लेइंग फील्ड्स, फॉर द फील्डेड, इन द प्लेड। तो देखिए क्या है, जहां पे भी युद्ध लड़ा जाता है वो क्या होता है? ग्राउंड होता है। क्या होता है? ग्राउंड। और ग्राउंड का सिनोनिम क्या है? फील्ड। क्या है ग्राउंड का सिनोनिम? फील्ड। तो क्या आएगा इसका आंसर? ऑन द प्लेइंग फील्ड्स। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर बी। दिस इज द करेक्ट और राइट चॉइस। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस नंबर 5 पे। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पर 4 सेंटेंस दिए गए हैं। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि कौन सा जो ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है। तो देखिए क्या, शीतल विल हैव फिनिश्ड द वर्क। बेटा देखिए क्या है, आपको सबसे पहले टेंस पहचानना है। टेंस हमारा ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वर्ब पैटर्न क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस में विल सेल, क्या होता है? विल और सेल प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये एक्टिव वॉइस का पैटर्न होता है। किसका होता है? एक्टिव वॉइस का। अब देखिए हमें क्या करना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस के लिए हमारे पास पैटर्न क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट प्लस में विल सेल प्लस में हैव के साथ क्या लग जाएगा? बीइंग, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में बाय, प्लस में सब्जेक्ट। तो देखिए क्या बनेगा इसका? तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? द वर्क। सब्जेक्ट क्या है? शीतल। अब देखिए क्या है, द वर्क थर्ड पर्सन है तो क्या आएगा? विल हैव बीन फिनिश्ड बाय शीतल। अब ये है, तो ये देखते हैं कहां पे आंसर है। The work is finished by Sheetal. No. The work will be finished. No. The work will have been finished by Sheetal. The Sheetal will finish. No. So answer goes to option number C. This is the correct option. That is most stable option for these questions. Now coming to question number 6. That is pick out the correct indirect speech form of the following. हमें क्या है, अब इसमें देखिए प्रिय विद्यार्थियों, क्या बताना है? नरेशन देखना है। अब देखिए क्या है, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पीछे हो आगे हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। देखिए क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। ही सेड, ज्यों की त्यों रहता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड ज्यों की त्यों रहेगा। ही सेड, कोमो की जगह हमने क्या लगा दिया? दैट। क्या लगा दिया? दैट। आई हैव, आई किस में बदल जाएगा? देखिए क्या, ही हैव किस में बदल जाएगा? हैड। ही हैड बॉट, he had bought a house, he had bought a house, this one। देखिए क्या है, आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है ये किस कौन से टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और हमने इसको किस में बदल दिया? यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस बदल जाता है। और रूल ये कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट है और बाहर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम किस में बदल देंगे? पास्ट परफेक्ट में। और आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग।
सो आंसर चेक करते हैं। ही सेड दैट he had bought a house. He said that he had bought a house. तो देखिए क्या है, सेम है। he said that he had bought a house. So answer goes to option number 1. इनको हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। he said that he has आएगा नहीं। he said that he bought a house, no. he said that he would. तो आंसर goes to option number 1. तो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि नरेशन को करने के लिए हमें पहले रिपोर्टिंग वर्ब को असेस करना होता है, फिर रिपोर्टेड स्पीच को। यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, तो कोई भी टेंस नहीं बदलता। इसी तरह से यदि रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ है, नेचुरल ट्रूथ है, तो भी आपका टेंस चेंज नहीं होता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Choose the word which is opposite in meaning. The word underlined. Earthquake are frequent in Japan. तो देखिए क्या है, इसमें हमें क्या बताना है बेटा, इसमें हमें सिनोनिम बताना है। क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। सॉरी, इसमें हमें ऑपोजिट बताना है। क्या बताना है? ऑपोजिट। किसका ऑपोजिट बताना है? फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है? लगातार, कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। गॉट इट। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा लगातार का? देखते हैं। एक्सटिंक्ट मीन्स क्या होता है बेटा? दुर्लभ, अनयूजुअल, अप्राय। फ्यू मीन्स कुछ, रेयर, कभी कभार। क्या है? कभी कभार, जिसको हम संस्कृत में यदा कदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यदा कदा। ठीक है, देखिए क्या है, यहां पे जो आपका आंसर है वो रेयर में जाएगा। किस में जाएगा? रेयर में। रेयर का मतलब मैंने क्या बताया? यदा कदा। फ्रीक्वेंट का मीनिंग क्या बताया? लगातार, यानी कि कंटिन्यूअसली। रेयरली और रैंडमली, रैंडम सेम मीनिंग है। गॉट इट। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग द वर्ड अंडरलाइन। सी इज स्लेंडर इन फिगर। अब देखिए बेटा क्या है, इसमें किसी लड़की को बताया गया है कि वो क्या है? स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब क्या होता है? दुबली पतली। क्या होता है? दुबली पतली। यहाँ पे देखते हैं, इसका हमें क्या बताना है? ये भी हमें क्या बताना है? ऑपोजिट बताना है। क्या बताना है? ऑपोजिट बताना है। देखिए क्या है? स्ट्रॉन्ग, मजबूत, फ्रेल, स्टाउट, स्लिम। सी इज स्लेंडर इन फिगर। तो फिगर का आंसर क्या आएगा? फिगर वाइज तो देखिए, वैसे ये भी स्ट्रॉन्ग भी ठीक है। फ्रेल क्या होता है? कमजोर। और स्टाउट हट्टा कट्टा, स्लिम पतला। तो यहाँ पे हमें मीनिंग देखिए, स्लिम, स्लिम तो क्या हो गया? सिनोनिम। फ्रेल, ये भी क्या हो गया? सिनोनिम। कमजोर, ठीक है, थोड़ा सा इनडायरेक्टली मीनिंग आता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग भी मीनिंग देता है हमें। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या होता है? मजबूत। लेकिन जो फिजिकली मीनिंग निकल के आता है वो जाएगा स्टाउट, हट्टा कट्टा। ठीक है, वो दुबली पतली है। दुबली पतली के ऑपोजिट में क्या जाएगा? हट्टा कट्टा। गॉट इट। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सी। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या है? चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम्स। इडियम्स देखिए बताना हमें। इडियम होता क्या है? 2 या 3 शब्दों में एक फ्रेज के रूप में सेंटेंस का भाग होता है, और वो सेंटेंस से भी ज्यादा मीनिंग कन्वे करता है, इसीलिए हम इसको फ्रेज या इडियम कहते हैं। हिंदी में हम इसको मुहावरा कहते हैं। तो देखिए क्या है,
पढ़ते हैं हम इसको। हर स्पीच इज ऑलवेज फुल ऑफ टॉल स्टोरीज। टॉल स्टोरीज का मतलब क्या है? लॉन्ग स्टोरी। क्या है? लॉन्ग स्टोरी, जो लंबा समय लेती हो। क्या है? लंबा समय जिसमें लगता हो। ठीक है, लॉन्ग टेल्स, टॉल स्टोरी, लॉन्ग टेल्स, हीरोइक स्टोरीज, बहादुर की कहानी, एग्जाजरेटेड टेल्स, रियलिस्टिक स्टोरीज। देखिए वर्ड मीनिंग सही है लेकिन वो स्टेबल नहीं है। रियलिस्टिक स्टोरीज का मतलब क्या होता है? वास्तविक कहानी। सो ये बाहर हो गया। एग्जाजरेटेड क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर कही गई कहानियां। क्या है? बढ़ा चढ़ाकर कहना, एग्जाजरेटेड। हीरोइक स्टोरीज, बहादुरी वाली कहानी। लॉन्ग टेल्स, लंबी कहानी। देखिए थोड़ा सा मीनिंग हमें मिलता है इससे इनडायरेक्ट, लेकिन फुली मीनिंग नहीं मिलता। फुली मीनिंग हमें किससे मिलता है? एग्जाजरेटेड स्टोरी से। किससे मिलता है? एग्जाजरेटेड स्टोरी से मिलता है। तो इस तरह से आप कोडिंग डिकोडिंग करेंगे। क्या करेंगे? कोडिंग और डिकोडिंग। आपको डिकोडिंग करना है मीनिंग को। तो आपका जब डिकोडिंग करेंगे तो आंसर क्या जाएगा? एग्जाजरेटेड टेल्स में। किस में जाएगा? एग्जाजरेटेड टेल्स में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। एन अपार्टमेंट बिल्डिंग इन विच each apartment is owned separately by the people living in also containing shared areas। देखिए ये स्टेटमेंट है, एन अपार्टमेंट बिल्डिंग, एक रहने की बिल्डिंग, इन विच ईच अपार्टमेंट इज ओन्ड सेपरेटेड, और हर अपार्टमेंट को, हर जो क्वार्टर है वहां पे फ्लैट है उसको क्या है? अलग व्यक्ति ने लिया हुआ है। ठीक है, लिविंग इन द आल्सो कंटेनिंग शेयर्ड एरियाज, और मतलब वो सारी बिल्डिंग एक ही है, तो उसको क्या कहेंगे हम? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है तो उसको क्या कहेंगे? देखिए क्या है? कॉन्डोमिनियम। क्या है ये वर्ड? कॉन्डोमिनियम। ये क्या होती है? बहुमंजिला इमारत। जैसे आजकल के टाइम में जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जैसे अंशुल हाउस है, चंडीगढ़ में, दिल्ली में और बेंगलोर में आपने देखा होगा मल्टी स्टोरेज, और नोएडा के अंदर जो बिल्डिंग्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्डोमिनियम। ठीक है, ये बहुमंजिला इमारत होती है और एक सीरीज होता है। किसके रूप में होता है? सीरीज के रूप में। गॉट इट? मल्टीप्लेक्स, ये भी क्या होती है? बहुमंजिला इमारत, भवन यानी कि। ठीक है, मल्टीप्लेक्स ये एक सीरीज होता है। थोड़ा सा फर्क है मल्टीप्लेक्स में और कॉन्डोमिनियम में थोड़ा सा फर्क है। इसका क्षेत्र एरिया क्या होता है? ज्यादा होता है। एरिया इसका ज्यादा होता है, इसका थोड़ा सा कम। मल्टीप्लेक्स भी मतलब क्या है? बहुमंजिला होती है। डुप्लेक्स क्या होती है? ये दो मंजिला होती है। क्या कितनी स्टोरी होती है इसकी? 2। और कारवां क्या होता है? देखिए कारवां वैसे 3 मीनिंग निकल के आते हैं इसके। एक तो ऐसी गाड़ी जिसमें क्या है? खाने पीने, बिस्तर आदि रखने की सबकी जगह हो, सबकी व्यवस्था हो, उसको कारवां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कारवां। ठीक है, और एक मीनिंग निकल के आता है कि अभी बहुत सी गाड़ियों का समूह, जिसके अंदर क्या है? सारा कुछ हो, खाने पीने की व्यवस्था हो। ठीक है, और बहुत से लोगों का क्या है? ग्रुप हो, उसको भी कारवां बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या होता है? कॉन्वॉय। ये पहले दो मीनिंग है वो सिविल मीनिंग है। क्या है?
सिविल मीनिंग्स। और कॉन्वॉय क्या है? डिफेंस जो फोर्सेस होती हैं उनकी गाड़ियां जब चलती हैं उसको कॉन्वॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्वॉय। व्यवस्था उनमें भी वैसी होती है कि खाने पीने की चीजें लेके, सारी कुछ चीजें लेके वो आगे बढ़ती हैं। गॉट इट? तो मैंने आपको डिटेल में इनके मीनिंग क्या है बता दिए। कॉन्डोमिनियम का मतलब क्या हुआ? एक मतलब बहुमंजिला इमारत और वो सीरीज में हो, लगातार कई इमारत होती हैं। ठीक है। मल्टीप्लेक्स बहुमंजिला इमारत, मल्टीप्लेक्स, यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग होती है एक में ही, और बहुत सारी सीरीज में भी हो सकती है। लेकिन मल्टीप्लेक्स क्या है? एक ही किसी ओनर की हो सकती है, या 2 या 3 ओनर मिलके बना सकते हैं। डुप्लेक्स भी उसी तरह से 2 मंजिला, नीचे छोटा भाई रहता है और ऊपर क्या है? बड़ा भाई रहता हो, वो डुप्लेक्स है। कारवां का मैंने मीनिंग बता दिया, ये बिल्डिंग से रिलेटेड नहीं है, ये वाहन से रिलेटेड है। गॉट इट? तो इसका सिनोनिम यदि आप कहना चाहें तो कॉन्वॉय आता है। नेक्स्ट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपने यहाँ पे देखिए क्या है, जिस वर्ड की स्पेलिंग सही है। देखिए क्या है, यदि आपने वर्ड को सिलेबल के रूप में पढ़ा है, किसके रूप में पढ़ा है? सिलेबल के रूप में, तो आपकी स्पेलिंग कभी गलत नहीं होगी। देखिए यहाँ पे क्या है वर्ड? आउटरेजियस। क्या है? आउटरेजियस। आउटरेजियस पहला वर्ड है ये। और क्या है ये? आउट, RAGEOUS, आउटरेजियस। तो थर्ड स्पेलिंग क्या दी है? आउटरेगस, आउटरेजियस। ये तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा इसमें क्या है? आउटरेजियस। क्या आना चाहिए था? यहाँ पे ई आनी चाहिए थी। तो आउटरेजियस, यहाँ पे क्या किया? आउटरेजियस। तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट? यदि आउटरेजियस, रेज क्या होता है? क्रोध। क्या होता है? क्रोध। और रेजियस मीन्स क्या हो गया? क्रोधित, क्रोधित। और आउट, देखिए क्या है? आउटस्टैंडिंग। हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? बहुत बढ़िया। और आउटरेजियस का मतलब क्या हुआ? आउटरेजियस का मतलब बेटा क्या हुआ? कि बहुत ही ज्यादा क्रोधित। गॉट इट? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। बड़ा ही मैं सिंपल ढंग से आपको बता रहा हूं, ठीक है? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे जो विद्यार्थी हैं थोड़ा सा नॉन इंटरेस्टेड होते हैं, तो मैं ये चाह रहा हूं कि आप इंटरेस्ट क्रिएट करें इंग्लिश में। और जिस दिन आपने इंग्लिश में इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस labeled as PQRS. Yes, this question is known as sentence rearrangement. क्या कहते हैं हम इसको? सेंटेंस रीअरेंजमेंट। और दूसरा नाम क्या है? पैरा जम्बलिंग। देखिए क्या है, आपको 6 सेंटेंस दिए जाते हैं, ठीक है? एसएससी में 4 दिए जाते हैं, बैंकिंग में कितने दिए जाते हैं लगातार अरेंज करने के लिए? 6। और एसएससी में कितने दिए जाते हैं? 4। तो ये डिसऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं। किस में होते हैं बेटा? डिसऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं, तरतीब वाइज नहीं होते। आपको इन्हें अरेंज करना है और अरेंज करके ये सीक्वेंस बनाई गई है। क्या बनाई गई है? सीक्वेंस बनाई गई है। और उसके अकॉर्डिंग, तो मैंने जैसे पहले भी आपको कहा है कि आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, कंप्रीहेंशन है और क्लोज टेस्ट है, उसको सही ढंग से हल करने के लिए आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर आनी चाहिए, टेंसेस आने चाहिए, क्लोज, वॉइस नरेशन। तो देखिए क्या है, और रीडिंग स्किल आपकी क्या होनी चाहिए बेटा? बहुत ही साउंड होनी चाहिए। हम करने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए क्या है, डीड्स इज टू बी। और मैं बता दूं, आपका पहला सेंटेंस नाउन से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? नाउन या
प्रोनाउन से। देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट है ऑन द फ्यूचर द पावर ऑफ नोबल प्रिजर्व्ड एंड पास्ट। द पावर ऑफ नोबल, व्हाट इट इज? फर्स्ट सेंटेंस, द पावर ऑफ नोबल deeds is to be, second sentence, deeds to be, deeds, the power of noble, the power of noble deeds is to be preserved, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और टू बी के बाद क्या आती है? हमेशा टू बी के बाद क्या आएगा? पैसिव वॉइस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। अन्यथा क्या है? आईएनजी भी ले सकते हैं हम। तो यहाँ पे हमारी सुटेबिलिटी एस को जाती है थर्ड। और ऑन द फ्यूचर, दिस वन इज फोर। देखिए हमारा सीरीज क्या बना है, वन पे क्या है? आर, और टू पे क्या है? पी, और थ्री पे क्या है? एस और क्यू। तो आरपी एस क्यू, आरपी एस क्यू। तो हमारा आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी पे। दिस इज द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। गॉट इट? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इसको पढ़ते हैं बेटा। देखिए क्या है, इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। भारत वर्ष दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। विच ऑफर्स ए कालेडोस्कोप, क्लाइडोस्कोप का मीनिंग क्या होता है बेटा? क्लाइडोस्कोप का मीनिंग होता है बहुमुखी। क्या होता है? बहुमुखी। और इंग्लिश में हम इसको कहेंगे मल्टी फेसेट। और विच ऑफर्स ए क्लाइडोस्कोप ऑफ कल्चरल एक्सपीरियंस। यहाँ पे बहुत तरह की क्या है? सांस्कृतिक अनुभव है। द कंट्री हैज ए रिच हेरिटेज। और हमारे देश की क्या है? एक बहुत ही धनी क्या है? विरासत है। हेरिटेज का मतलब क्या होता है? विरासत। एंड न्यूमरस अट्रैक्शंस, और बहुत सारे अन्य क्या है? आकर्षक चीजें हैं। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द स्नो क्लैप्ड हिमालय। ये हमारे में उत्तर में क्या है? हिमालय, जो बर्फीला हिमालय है उसकी चोटियों से, बर्फ की चोटियों से जो ढका हुआ है। टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द साउथ कवरिंग 32,87,02,263 स्क्वायर किलोमीटर्स वहां तक फैला हुआ है हमारा। 2,87,02,263 स्क्वायर मील पर किलोमीटर तक। इट इज द वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट कंट्री। हमारा ज्योग्राफिकल एरिया में कौन सा स्थान आता है? 7th। डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। और जो अपने आप को अलग करता है, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब अलग करता है किससे? बाकी के एशिया से। बाय माउंटेन्स, हमारे यहाँ पे माउंटेन्स बहुत हैं भारतवर्ष में। एंड सी, समुद्र। विच गिव्स द रिसोर्सेज, which gives the country distinct geographical identity। और जो देश को क्या है? एक बड़ा ही दुर्लभ क्या है? अलग से क्या देती है? भौगोलिक पहचान देती है। इंडिया showcases have variety of heritage resources crafted hundred of years ago from huge heritage। और जो हमारी विरासत है, किसमें विरासत है? क्राफ्टेड संसाधनों में है। जो यानी कि हमारे यहाँ पे हस्तशिल्प कलाएं
सैकड़ों सालों से क्या है, पनपी हुई हैं। ठीक है, साइड्स टू प्रिस्टाइन सी बीचेस। प्रिस्टीन का मतलब क्या होता है? प्रिस्टीन का मतलब क्या होता है? प्राचीन। क्या होता है बेटा? प्राचीन। प्राचीन यानी कि बहुत समय से क्या है, वो विद्यमान है। ठीक है, और यहाँ पे सी बीचेस भी बहुत हैं, जैसे कि आपका जुहू बीच है, और मद्रास में यानी कि चेन्नई में मेरीना बीच है। इस तरह से आकर्षक बीच हैं बहुत सारे, और वो एक एम्प्लॉयमेंट का क्या है, सोर्स है हमारे देश में। टूरिज्म कंट्रीब्यूट्स टू सब्सटेंशियल इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल एंड एजुकेशनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट दैट जनरेट्स बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हमारे यहाँ पे एजुकेशन और कल्चर और क्या है आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसकी वजह से होता है? ये टूरिज्म की वजह से होता है। चलिए अब हमने पैसेज को पढ़ लिया, हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। टूरिज्म एज एन इंडस्ट्री आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू आवर कंट्रीज पॉपुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर एंड रिलीजन, एजुकेशन। देखिए क्या, पॉपुलेशन का तो कोई रिलेशन नहीं है टूरिज्म के साथ, एग्रीकल्चर एंड रिलीजन इसका भी कोई रिलेशन नहीं है, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट यस, रिलीजन एंड स्टैटिस्टिक्स नो। देखिए हमारा आंसर क्या है, अभी हमने पढ़ा था एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सी विच इज करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट आंसर, विच इज करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट आंसर। प्रिय विद्यार्थियों, हम अब आप पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, बिसाइड्स द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इंडिया इज आल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री। बिसाइड्स द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, देखिए क्या है, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक होने के बावजूद इंडिया इज आल्सो द वर्ल्ड्स थर्ड, 10th, 5th, 7th। अभी हमने पैसेज में पढ़ा था कि 7th लार्जेस्ट कंट्री, विच वन इज 7th? गॉट इट? सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर डी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं क्या है 15 में। फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच मीन्स अ कंट्री, हिस्ट्री, ट्रेडिशन एंड कल्चर एटसेट्रा। इसमें भी हमें क्या करना है, ये बताना है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच मीन्स ए कंट्रीज हिस्ट्री, अ कंट्रीज हिस्ट्री। ये एक फ्रेज है, क्या है ये फ्रेज? फ्रेज का मीनिंग हमें क्या है बताना है। देखिए बेटा क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? पहचान। क्या होता है बेटा? पहचान होता है। हेरिटेज का मतलब क्या होता है? विरासत। विरासत क्या होता है? विरासत का मतलब ये होता है कि भी हमें अपने बुजुर्गों से क्या मिला है, what we have got from our forefathers, that is called heritage. pristine, pristine का मतलब क्या होता है? प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन। अट्रैक्शन, आकर्षण। आकर्षण। तो हमारा जो आंसर है दैट गोज टू ऑप्शन नंबर बी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा, और बिल्कुल मैंने सरल लैंग्वेज में और बिल्कुल आराम से करवाया है। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको ये जो सीरीज हमने चलाई हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पर, आने वाले सीटी के एग्जाम में आपको सिलेक्शन के पास ले जाएगी। और आप कभी भी भारद्वाज इंस्टीट्यूट के जो भी ये PYQ क्वेश्चन सीरीज हैं को मत छोड़ें, उनसे मत चूकिए, क्योंकि आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर करवाए जा रहे हैं। तो थैंक यू।
टिल दैट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।